विग हमारे साथ हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं डॉक्टर यतिन आपसे ही पूछूंगा कि दूसरे लहर की ताज़ा जो स्थिति है भारत में, उसका आकलन कैसे करेंगे आप? देखिए, हालत तो थोड़ी ख़राब है ही, उसमें तो कोई डिबेट की बात है नहीं। केसेस बढ़ रहे हैं और स्प्रेड भी ज़्यादा हो रहा है। मे बी ये जो वायरस है, जो वेरिएंट वायरस है, वो ज़्यादा स्प्रेड करता है, वो तो सस्पिशन था। और पब्लिक ने भी काफ़ी ढील डाली है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को, मरीज़ों को इफ़ेक्ट हुआ है। और ऊपर से सीरियस भी मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं और आईसीयू में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा पैनिक भी हो गया है। लोग सोचते हैं कि मैं अस्पताल पहुंच गया तो ठीक हो जाऊंगा। जो लोगों को अस्पताल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो भी भाग रहे हैं अस्पताल में, वहीं लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसलिए ये थोड़ा चिंता की बात है। ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है वो भी तकलीफ की बात तो है ही। सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही हैं इसको जल्दी रिजॉल्व करने की, और उम्मीद करता हूं कि सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में आएगी। जी, डॉक्टर गंगा खेडकर, क्या आप वेलकम करेंगे कि आज से 18+ एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम खोल दिया गया है? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि 18+ को आज ये वैक्सीन प्रोग्राम खुल गया है। लेकिन अभी भी एक चीज की बहुत जरूरी है कि जो 45 इयर्स प्लस है उसको 100% सैचुरेट करना है। सब जो 45 के ऊपर के उम्र के लोग हैं उन्होंने वैक्सीन लेने की कोशिश करना है। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है कि क्योंकि ये सेकेंड वेव में हमको जो असर दिखता है वो मौत होने पे जो असर होता है उसको कम करने के लिए हमको ये पॉपुलेशन पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। इसका मायना ये नहीं है कि 18 के ऊपर के उम्र के और जो 45 से छोटे हैं उन्होंने नहीं लेना है, लेकिन हमारा जोर जो है वो 45+ के ऊपर रहना चाहिए। जी, डॉक्टर अरोरा, आप स्वयं एक प्रसिद्ध एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, तो आप इनकरेज करेंगे कि जो लोग भी योग्य हैं वो बढ़ चढ़कर रजिस्टर करें और वैक्सीन लें? धन्यवाद अमित। सबसे महत्वपूर्ण जो मसला है इस समय वैक्सीन और टीकाकरण की उपलब्धता है। और इस समय हमें मालूम है कि सीमित मात्रा में ही वैक्सीन उपलब्ध है। तो हमें उन लोगों को जो 45 साल से ऊपर के, हाँ जी, कंटिन्यू डॉक्टर साहब। हाँ, मेरे को क्या अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। हेलो, मैं चेंज करता हूँ। मे बी अमित, इफ यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। राइट डॉक्टर साहब, वी कैन हियर यू क्लियरली। ओके, आई विल आस्क दैट क्वेश्चन टू डॉक्टर नवीद एज वेल। डॉक्टर साहब, वैक्सीन जब कोई व्यक्ति लेता है तो वो बिल्कुल सुरक्षित है, या वैक्सीन जब वो लगवाने जाए किन बातों का ध्यान रखे? वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। वैक्सीन का यूज क्या है? वैक्सीन का यूज है ब्रेक द चेन। हमें चेन को कैसे ब्रेक करना है? इस टाइम कंट्री नंबर से जूझ रही है। 4 लाख नंबर हो चुका है, उसको कम करने का वैक्सीन एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम मास्क पहने और अपने डिस्ट्रिक्ट में, हमें डिस्ट्रिक्ट पे जाके अपने 5% से कम को लाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 5% से कम करना पड़ेगा, और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे तो 1% से कम करें। अगर हम ये दो चीज़ें 5% और 1% कर पाएंगे और मास वैक्सीनेशन कर पाएंगे, तभी ब्रेक द चेन होगा। और मास्क पहनिए और वैक्सीनेशन के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराइए। जब भी वैक्सीन आएगी, तब मतलब जब भी आपका नंबर आएगा कोविन ऐप के हिसाब से, उसके हिसाब से वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमें इस ब्रेक द चेन के लिए। सो हमारा एम सिर्फ ब्रेक द चेन है, चाहे वो वैक्सीन से हो चाहे वो मास्क से हो। लेकिन हमें इस वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो हमें इन चीजों में हम कोई भी कोताही नहीं बरत सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएं, डिस्ट्रिक्ट की गवर्नेंस इतनी बढ़िया हो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में वो 1% से कम टेस्ट पॉजिटिविटी रेट लाए, या 5% से कम, पहले 5% से कम तो लाए। तो हमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी विशेषज्ञों ने दी है कि हम मास्क ज़रूर पहने
और अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पूर्णतः सुरक्षित है और ये हमें सुरक्षा भी मुहैया कराती है। यदि आप भी कोई कोरोना से जुड़े सवाल मेहमानों से पूछना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर रहेगा 2309-7532, दैट्स 011-2309-7532। डॉक्टर यातिन, क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएं? एक तो हुआ कि मास्क पहने, एक है वैक्सीन करें, और क्या स्ट्रेटेजी कर पाएं ताकि हम दूसरी लहर पे काबू कर सकें? क्योंकि जब पहली लहर आई थी डॉक्टर साहब, वो याद है हमें, इटली के जो 17 लोग आए थे, आपने रिसीव किया, उन्हें ठीक करके वापस इटली भी भेजा था। तो हमने पहले साल के अनुभव से जो सीखा है उसका लाभ दूसरे वेव में ले सकते हैं? देखिए, उस टाइम इतना डर था कि कोई जाने को तैयार ही नहीं था वो मरीजों को देखने के लिए, तो सेफ डिस्टेंसिंग वगैरह काफी अच्छा प्रैक्टिस हो रहा था। ये हम भूल गए। पहली बार जो वेव हमने कंट्रोल की, बहुत अच्छी की हिंदुस्तान में, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कोरोना चला गया है और दोबारा नहीं आएगा, और सब लोगों ने पार्टी करना और अपने सारे वो धर्मों के लोगों अपने इकट्ठे होके रिलीजियस सेरेमनीज करना, वो सब हमने टोटली जो इसका परहेज था, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, वो सब ने त्याग दिया। ऊपर से जो इलेक्शन हुए उससे भी कोई फायदा तो हुआ नहीं है, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग इलेक्शन की रैलीज अटेंड कर रहे थे, और उसमें तो कहाँ से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। हम इतने 6 मीटर की डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, वो इलेक्शन की रैली में कहाँ होता है या किसी मेले में कहाँ होता है। इसलिए हमने सबने छोड़ दिया ये, और इसी की वजह से ज़बरदस्त सब ये फैला है। इसलिए दूसरी चीज़ मैं एम्फसाइज आपके प्रोग्राम के माध्यम से करना चाहता हूँ कि वैक्सीन लगा इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% प्रोटेक्टेड है। वो डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि जो ब्रेक द चेन पब्लिक के लिए, कि आपका स्प्रेड ना करे बाहर, पर अपने लिए भी वैक्सीन लगाएंगे तो ज़्यादातर आपको सीरियस डिजीज नहीं होगा। पर वैक्सीन के बाद भी आपको ये सारा जो है, सेफ डिस्टेंस, मास्किंग और हैंड हाइजीन, 3 ही चीज है, वो 3 प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी जी। जब तक हम इसको कंप्लीटली कंट्रोल ना करें, इसका मतलब शायद हो सकता है हमेशा के लिए। जी बिल्कुल। इस समय महेश जी हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से अपने सवाल के साथ। महेश जी नमस्कार। जी सवाल पूछिए। हेलो जी, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और जल्दी से सवाल पूछिए। हाँ, ये 46 ईयर ओल्ड भारती धनवानी है, उनको थायराइड की बीमारी है, तो क्या वैक्सीनेशन ले सकते हैं? जी डॉक्टर नवीद। बिल्कुल ले सकते हैं। वैक्सीन लेने की कोई भी नहीं है, वैक्सीन लेने की कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, ये हमें अपने मन में डाल लेना है। किसी को सीवियर ड्रग एलर्जी, वो भी इन चीजों से कोई ऐसा है कुछ है नहीं, आप वैक्सीन बेझिझक होके लीजिए, लेकिन अपनी पानी की मात्रा अपने शरीर में पूरी रखिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, हमें पानी की मात्रा पूरी रखना है। और वैक्सीन लेने के बाद कभी बुखार अगर आ भी जाए तो अच्छी बात है, इसका मतलब वैक्सीन ने थोड़ा रिएक्ट किया है, वो बड़ा जरूरी है। और उस टाइम आप पैरासीटामोल की एक गोली खा लें। तो वैक्सीन थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, किसी तरह का कैंसर की तकलीफ हो, कोई थोड़ा स्टेरॉइड खा रहा हो, किसी भी तरह की कोई हीमोग्लोबिन की बीमारी हो, आप वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। जी डॉक्टर गंगा खेडकर, क्योंकि दूसरी लहर में जो वेरिएंट आया है वायरस का, उसके बिहेवियर के बारे में हमें क्या पता चला है? नहीं, बिहेवियर के बारे में हम सिर्फ लैब में वो देख चुके हैं कि ये वैक्सीन जो है कोवैक्सीन, ये फिर भी कारगर रहेगी ये इन्फेक्शन की वजह से मौत रोकने में। लेकिन इसके आगे के जो सबूत है, वो सबूत, पुख्ता सबूत अभी तक जमा नहीं हुए हैं कि क्या ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये वेरिएंट की वजह से तेज़ी से फैल रहा है, क्या हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं करके फैल रहा है, क्या ये ऐसे हो रहा है कि मैं घर में बैठ रहा हूँ और मेरा वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, घर में जगह उतनी नहीं है, उसकी वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है फैमिली मेम्बर्स में, ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन सबने ये समझना अच्छा है कि ये सारा वेरिएंट का चक्कर रहे या वाइल्ड टाइप वायरस का चक्कर रहे, ये सबको अगर रोकना है तो रोकने में हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें हम मास्क पहनते हैं वो कामयाब रहता ही है, तो हमने उसका पालन करना है। और अगर वेरिएंट से भी मौत होने का डर है
अभी भी ऐसे लगता है कि ये तो वैक्सीन तो काम करते हैं। फिर अगर मैं 45 के ऊपर की उम्र वाला होगा, मैंने अगर वैक्सीन ली तो ये मौत का डर भी तो उतना नहीं रहेगा। तो ये दोनों चीजों के ऊपर हमने ध्यान रखना है। वो वेरिएंट की जो ज्यादा चर्चा होती है वो साइंस की चर्चा है, वो पब्लिक में उससे डर के हम और पैनिक बढ़ा के न वैक्सीन लेने का सोचना है कि ये शायद वैक्सीन से रोक नहीं पाएंगे, ये गलत रहेगा। जी, इस समय दिल्ली से जयप्रकाश हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो जी, जयप्रकाश जी प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं जयकिशन अग्रवाल बोल रहा हूँ, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से। जी जयकिशन जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट है और उसको बुखार लगातार 104, 103 रेगुलर आ रहा है, बुखार की दवाई भी घर पे दे रहे हैं, घर पे क्वारंटाइन में है, तो क्या हम उसको स्पंज कर सकते हैं माथे पे या हाथ पे, पेट पे या जांघों पे हम पट्टी रखकर उसका बुखार उतार सकते हैं? क्या उसे उतर सकता है या बुखार नहीं उतर सकता है? भाई ये मेरा एक पहला क्वेश्चन है। जी डॉक्टर यातिन। हाँ जी, बिल्कुल आप स्पंज कर सकते हैं बदन को, पर मेन चीज स्पंजिंग में ये है, ध्यान रखना है कि लोगों को ये ख्यालात है कि वो ठंडे पानी से स्पंज करना चाहिए, वो गलत है। वो नॉर्मल टैप वाटर जो होता है, नलके का जो पानी होता है, उससे स्पंज करना चाहिए। अच्छा, या स्पंज किए या उनको कहिए कि शावर ले ले। अच्छा, अगर पानी का सप्लाई ठीक है घर में आपके, तो शावर ले लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे। अच्छा, गुनगुना करने की नहीं जरूरत करना नहीं है। स्पंज, कोई गुनगुना पानी की भी जरूरत नहीं है। गुनगुने पानी की भी जरूरत नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर, तभी बदन थोड़ा ठंडा होगा और टेम्परेचर कम होगा। ये इफेक्टिव तरीका है आपका बुखार को कम करने का। जी, डॉक्टर एन के अरोरा, वेंटिलेशन की जो बात अभी डॉक्टर गंगा खेड़कर कर रहे थे, आम घर परिवार में वेंटिलेशन हम कैसे मेंटेन करें? क्या खिड़की खोलें, दरवाजा सुबह खोलें, कैसे मेंटेन करें अच्छा वेंटिलेशन? ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात पहले भी कई फोरम पे डिस्कस हुई है कि हमारे ज़्यादातर जो परिवार हैं 2 कमरे के घर में रहते हैं और अगर हम उनको भी दरवाजे और खिड़कियों को बंद रखेंगे तो वेंटिलेशन कम हो जाता है और वायरस उसी एनवायरनमेंट में, जैसे कि अभी रीसेंट एविडेंस है कि वायरस खाली ड्रॉपलेट से एक दूसरे से बात करते हुए या थूक जा रही होती है, वो खाली उसी से नहीं, पूरे वातावरण में हमारे चारों तरफ जो पॉजिटिव पेशेंट है उसके रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर के खिड़की और दरवाजे खुले रहें ज़्यादा से ज़्यादा समय, और अगर हम हर समय एसी चला करके बंद रहेंगे तो उसमें उस एनवायरनमेंट में जो रहते हैं उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। जिस तरीके से ऑफिस में भी जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है और एयर कंडीशनड है, वहाँ पर अगर एक संक्रमित हो तो बाकी सबके संक्रमित होने की बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। तो घर में भी वैसे ही हमें खिड़की दरवाजे खोल के रखने चाहिए और सफाई रोज़ाना होनी चाहिए और जहाँ तक कोशिश करें से उसको सैनिटाइज करके चीज़ों को रखें तो उससे बेहतर रहेगा। तीसरी चीज़ कि घर में तौलिए, चद्दर अगर हम फ्रीक्वेंटली उनको धोते रहें और बदलते रहें, ये भी साफ़ सफाई रखने का एक तरीका है और जिसमें कोशिश की जा सकती है कि भाई इन्फेक्शन एक को अगर हो तो बाकी उससे बचे रह सकें। जी, दवाई, कढ़ाई और साथ साथ सफाई यानी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं बेंगलुरु, जहाँ से गौतम जी हैं फोन लाइन पर। हेलो गौतम जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा वैक्सीन के से रिलेटेड सवाल है। पूछिए। ये मैं लाइन पे हूँ अभी? हाँ जी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आई एम Gautam Raghavan calling from Bangalore. My question, I have 3 questions which I want to solve. Please ask. Number 1, हमारा मेरे और मिसेस का आज सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो गया है. We are doing well. Great, thank you. Number 2, when India will get herd immunity? Number 3, which is very very important question, क्या ये एंटीबॉडी 6 month 1 year रहेगा? इसका अभी तक हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है. That means that every 6 months whether I have to go for any extra booster of the vaccine. And if I remember the previous 1918 pandemic, there were 4 waves in that 1918 pandemic. 4 waves आए थे उनमें और वो चारों waves इतने पावरफुल थे, उसका कंपैरिजन में ये वैक्सीन तो 6 month एंटीबॉडी रहेगा, 8 months रहेगा, अभी तक का कोई डेटाबेस अवेलेबल नहीं है. Whether every 6 months, so that I can keep my antibody intact every 6 months, whether do I have to take any booster for this? Thank you.
Thank you very much and congratulations, Gautam ji, that you and your wife have taken both the we are doses. doing excellent. We are doing. Thank you. Very good. Dr. Ganga Khetkar, would you like to respond to Gautam ji's questions? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल इसलिए है कि कुछ चीज़ें हमको उसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है ना। हमको एक समझना पड़ेगा कि हमको आज तक जो ज़्यादा मालूमात है वो mRNA वैक्सीन और ये एडिनो वायरस की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके बारे में लंबे समय की जो मालूमात है वो ग्लोबल नॉलेज में से आती है। उसमें ये पता चलता है कि तकरीबन 12 महीने तक ये प्रोटेक्शन बरकरार रहता है और ये प्रोटेक्शन 12 महीने रहेगा, तो ये 12 महीने के आगे कितना रहेगा वैक्सीन लेने के बाद में, इसके ऊपर हमको बोलना कठिन है। लेकिन ये होते वक्त क्या हमने ये सोचना है कि मुझे अगला बूस्टर उसके पहले लेना पड़ेगा? मैं शायद ये बोलूँगा कि हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा कि उसका सही मानों में जब तक एविडेंस नहीं आता है तो सेकंड बूस्टर हम कब ले और किस चीज़ का ले, इसके लिए हमको रुकना पड़ेगा। इसका मेन कारण ये है कि अगर ये वेरिएंट्स आ रहे हैं तो नया जो बूस्टर लगेगा उसमें क्या हमको वेरिएंट को इस्तेमाल करके बनाए वाले वैक्सीन का बूस्टर लगाना पड़ेगा क्या, इसके बारे में भी हमको मालूमात नहीं है। लेकिन हमने एक सोचना बहुत ज़रूरी है। भले 4 वेव्स जो आपने बोला वो सही है कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू जो आया था उसमें हमको बड़े वेव्स दिखे थे, 4 दिखे थे, लेकिन हमको एक समझना है ये दूसरी वेव भी प्रिवेंटेबल थी, तीसरी वेव भी जो आएगी वो भी प्रिवेंटेबल है। आज जो हम सबक सीखने जा रहे हैं मुझे ऐसे लगता है कि उसका इस्तेमाल करके तो कम से कम हम तीसरी वेव को या तो पूरा कम करने में कामयाब हो जाए या उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम कम कर पाए। लेकिन ये सोचना कि हम सीखते ही नहीं हैं ये और हमारे पॉपुलेशन को सिखा नहीं पाएंगे, शायद ये गलत रहेगा। ये सही है कि अभी जो दूसरी वेव आई है बहुत बढ़ के आई है, लेकिन मन में 4 ऐसे ही वेव्स आएंगे ऐसा अगर हमने मन में सोचा तो उससे तो बहुत बड़ा पैनिक शुरू हो जाएगा। लोगों को यही लगेगा कि शायद मैं पहली वेव में मरा नहीं, सेकेंड वेव में मरने का डर रहेगा, नहीं तो तीसरे या चौथे वेव में। इतना परेशान होना नहीं है। हमको एक समझना है बूस्टर लगाने का समय जब आएगा तो बूस्टर डोज के बारे में भी चर्चा की जाएगी और वो भी बूस्टर डोज देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर हम सरकार का साथ बराबर ढंग से दे पाए तो हमको तीसरी और चौथी वेव उतनी खतरनाक दिखना नहीं है, ये विश्वास हमारे मन में रहना है। जी, झारखंड चलते हैं जहां से आशीष जी हैं फोन लाइन पर। हेलो आशीष जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल यह था कि मतलब 2 दिन से मेरा सिर दर्द कर रहा है, आंख वाँख भी लगता है आई ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा और पूरा बदन दर्द कर रहा है सर। सर्दी वैसा तो है नहीं पर लगता है थोड़ा थोड़ा सूखा है। वो जो भाप लेने वाला रहता है कैम्फर यूकलिप्टस वाला ऑयल वाला, वो मैं भाप लेता हूँ तो 1-1.5 घंटा तक ठीक लगता है जी, लेकिन फिर उसी तरह से पूरा सिर दर्द। आपकी उम्र कितनी है आशीष जी? मेरा 17 ईयर है सर। 17 साल के हैं आप? हाँ। अच्छा, डॉक्टर नवीद? देखिए अभी आपको सर में दर्द है, आपके घर के आसपास तो किसी को कोविड नहीं है? आशीष जी, आपके घर में किसी को इस तरह कोविड के लक्षण तो नहीं है? जी, संपर्क तो टूट गया है डॉक्टर नवीद। नहीं, मेरी तो रिक्वेस्ट यही है, आज के दिन किसी को कोई भी सिम्टम हो, थोड़ा बुखार हो, थोड़ा सर में दर्द हो, थोड़ा गला खराब हो, कुछ भी थोड़ी तकलीफ हो, तो थोड़ा पेट खराब हो तो थोड़ी जांच करवा लेनी चाहिए। बिकॉज हमें ब्रेक द चेन, अगर हम पकड़ पाएंगे बीमारी को तभी, बिकॉज ये एक इन्फेक्शन कम से कम 15 से 30 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, घर में तो सभी को कर रहा है, तो हमें इसको जल्दी पकड़ना है। आप जाइए और रैपिड टेस्ट कराइए, इस टाइम रैपिड टेस्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं फिर ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, रैपिड टेस्ट आपको 5 मिनट में रिजल्ट देता है, पीसीआर के लिए लंबा टाइम लग रहा है। प्लीज़ रैपिड टेस्ट का यूज़ कीजिए, जल्दी बीमारी को पकड़िए और ब्रेक द चेन कीजिए। तो ब्रेक द चेन के लिए रैपिड टेस्ट बहुत बढ़िया हथियार है।
तो मास्क करना, जिले पे जाकर अपनी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को 5% या 1% से कम करना, और तीसरा रैपिड टेस्ट करके उसी समय बताना कि भाई मैं पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं। इस टाइम किसी को कोई भी सिम्टम होगा तो रैपिड टेस्ट से पकड़ में आ जाएगा। तो प्लीज रैपिड टेस्ट को यूज करिए और जल्दी पकड़िए ताकि हम ब्रेक द चेन कर पाएं। जी, तो आप यदि कोविड संक्रमण का कोई भी लक्षण देखते हैं तो आप जांच ज़रूर कराएं, ताकि आप पॉजिटिव हैं नेगेटिव दोनों ही स्थिति में आपको पता हो कि आगे आपको क्या कार्य करना है। लेकिन अगर आप 18+ हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप कोविन पोर्टल पे जाके कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो प्रोसेस। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के लिए cowin.gov.in वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना मोबाइल नंबर डालें और गेट ओटीपी को क्लिक करें। एसएमएस से आए ओटीपी को यहाँ डालकर वेरीफाई करें। इस तरह आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनते ही आप अपना नाम, लिंग, आयु और अपनी पहचान के लिए जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट या अन्य कोई फोटो पहचान पत्र जिसे आप अपने साथ वैक्सीनेशन सेंटर लेकर जाएंगे, उसका विवरण यहाँ भर दें। और हाँ, अपनी जन्म तिथि और यदि आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट में दी गई कोमॉर्बिडिटी बीमारियों की लिस्ट में से कोई बीमारी है तो इसकी सही जानकारी दें। और वैक्सीन लगवाने के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र साथ लेकर ही सेंटर पर जाएं। फेज 2 में 60 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों और कोमॉर्बिडिटी की समस्या वाले 45 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस तरह ऐड मोर पर क्लिक करके आप अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी भरकर उनका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर यहाँ दाएं कोने पर बने इस छोटे से चौकोर आइकॉन को क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही नीचे आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे क्लिक कीजिए। अब आपको वैक्सीनेशन के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। सबसे पहले आप अपने राज्य या यूटी को लिस्ट से सेलेक्ट करिए। इसके बाद अपने जिले को सेलेक्ट कीजिए। आप यदि ग्रामीण इलाके से हैं तो आप अपना ब्लॉक जरूर सेलेक्ट करें और अंत में अपना पिन कोड सेलेक्ट करें। ये सभी जानकारियां भरने के बाद अब सर्च को क्लिक करें। सर्च पर क्लिक करते ही वैक्सीनेशन सेंटर्स के नामों की लिस्ट और डेटा एंड अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस खुल जाएंगे। लिस्ट में अपने नजदीक के सेंटर को क्लिक करें और उनके सामने डेट एंड अवेलेबिलिटी के खाने में दिन, तारीख, समय और अवेलेबल कैपेसिटी की संख्या नजर आने लगेगी। अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से वैक्सीनेशन के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें। बुक पर क्लिक करते ही अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ अपनी डिटेल्स को ध्यान से चेक करके कंफर्म पर क्लिक कर दें। कंफर्म को क्लिक करते ही अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल की जानकारी कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगी। साथ दिए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। ध्यान रखें, आप एक मोबाइल नंबर से कुल 4 लोगों के लिए कोविन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को पूरा करके अंत में लॉग आउट कर लें। एक खास बात, यदि आप किसी वजह से निर्धारित समय पर वैक्सीनेशन के लिए सेंटर नहीं जा पाए हैं तो आप अपना वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहला डोज लगवाने के 28 दिन बाद आपको कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। दूसरी डोज भी आपको उसी वैक्सीन की दी जाएगी और इसे आप पहली डोज वाले सेंटर पर या फिर किसी और सेंटर पर जाकर ले सकते हैं। ध्यान रखें, कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाने और दूसरी डोज लगवाने पर दोनों बार आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे आप डिजी लॉकर या आरोग्य सेतु से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बहुत ही आसानी से, जैसा हमने जाना, एक ही नंबर पर आप एक परिवार के 4 जो कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा फीड कर सकते हैं। पहली डोज जब लगी फिर उसका सर्टिफिकेट भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कोविन प्रोटोकॉल जो है, प्रोसेस जो है, वो आपको पता लग गया होगा। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आरोग्य भारत। यदि आप मेहमानों से सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कीजिए 0112309332 पर। और इस समय हम चलते हैं हैदराबाद, जहां से रणविजय कुमार जी फ़ोन लाइन पर हैं।
हेलो। हेलो जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मैं रणविजय कुमार जी फ्रॉम हैदराबाद। यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मेरे एक्चुअली पिताजी बिहार में गांव में रहते हैं जी और उनका 2006 में हैदराबाद, मेरे पिताजी बिहार में गांव में रहते हैं और उनका जब पहला डोज लगा था 1 महीना पहले, तो उन्होंने बताया था कि मेरी बाईपास सर्जरी हुई है, तो उन्होंने पहला डोज लगा दिया था। अभी जब दूसरा डोज 2-3 दिन पहले जब वो गए थे लगाने के लिए, तो उनको बोला गया कि आप हार्ट पेशेंट हैं इसलिए आपको नहीं लगेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए। जी डॉक्टर यतिन। नहीं, ऐसे मेरे से पहले वो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हार्ट पेशेंट है, वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। वो कभी कभी वो थोड़ा सा वो था वरी कि जो ब्लड थिनर्स हैं, जो खून पतला करने की दवाई लेते हैं, उसमें थोड़ा हेजिटेशन था लगवाने का। लेकिन जो नॉर्मल जो ब्लड थिनर्स आप हार्ट बाईपास वाले लेते हैं, जो एस्पिरिन होती है या क्लेविक्स होती है, 2 ही होती है, वो अगर ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जाके सेकेंड वैक्सीन लगाने का। जी डॉक्टर नवीद, खासतौर पे अगर महिलाओं की बात करें, अब जब 18 वर्ष से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाने आएंगे तो महिलाओं पर क्या असर पड़ता है वैक्सीन का? अभी जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है और जो ब्रेस्ट फीडिंग है, मैं सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। महिलाओं पे और बड़ों पे और बच्चों पे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम वैक्सीन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि वैक्सीन किसको देनी चाहिए, मैं तो बोलूँगा सबको दे दो। तो जहाँ तक अब गर्भवती महिलाओं का सवाल है, इस पे हमें फैसला जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं कौन लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। 20 से 50 साल की उम्र के लोग ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को भी हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि हमें बिकॉज उस टाइम अगर गर्भवती महिला को सांस की तकलीफ होती है तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उस टाइम, मतलब बिकॉज पेट में भी बच्चा है और सांस की भी तकलीफ है, तो पूरी तरह सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। हमें गर्भवती महिलाओं का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर हम रिस्क बेनिफिट रेशो पे जाएं तो गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन हमें देने का फैसला, निर्णय जल्दी करना पड़ेगा। तो हमें इसी तरह वैक्सीन में कई फैसले करने पड़ेंगे। जैसे मुझे आज कोविड हो गया तो मैं नेक्स्ट वैक्सीन कब लूँ, 6 हफ्ते बाद लूँ और वैक्सीन की 1 ही डोज लूँ या 2 डोज लूँ? भाई मेरे हिसाब से मुझे आज कोविड हो गया तो मैं एक और वैक्सीन की डोज ले लूँ तो मेरा कोर्स पूरा हो गया, मैं तो ऐसा सोचता हूँ। तो हमें दूसरा वैक्सीन, हमने अब पहली वैक्सीन बोली कि हम कोवैक्सीन 4 से 6 हफ्ते में लें, कोविशील्ड हमने बोली 6 से 8 हफ्ते में लें, लेकिन जो इंटरनेशनल डेटा है वो तो ये भी बता रहा है कि 12 हफ्ते में भी ले लें। तो हमें ये 2-3 फैसले बड़ी जरूरी और जल्दी करने पड़ेंगे, ताकि एक तो हम वैक्सीन को डोज को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पहली डोज लोगों को दे पाएं। ये बड़े 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जी, तो डॉक्टर यतिन, आज की तारीख में अगर प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं लेना है। हाँ, क्योंकि ये वैक्सीन को इनमें टेस्ट नहीं किया गया है। ओके। इसलिए हो सकता है ये सेफ हो, लेकिन अभी इसको रेकमेंडेड नहीं है। जी, और अगर गर्ल्स में पीरियड्स आ रहे हैं उसका तो कोई इंडिकेशन नहीं है, उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए एक महिला है और उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया, उसके बाद अगर महिला को कोविड हो गया तो क्या तब भी वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है या बच्चे के साथ रह सकती है? देखिए, जो रिकमेंडेशन है उसमें ये है कि वो मास्क वगैरह पहन के, डबल मास्क पहन के ब्रेस्ट फीड करा सकती है। अच्छा। लेकिन वो हैंड हाइजीन वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। और मेरी तो यही एडवाइस है कि अगर टॉप फीड से काम चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो माँ के तो बहुत पास रहता है बच्चा जब ब्रेस्ट फीड कराती है, तो मास्क निकल जा गया अगर फेस से। हालांकि नए शिशु में, नवजात शिशु में रिस्क कम है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर दिन में 6-8 बार दूध पिलाया तो काफी बच्चा क्लोज आता है आपके काफी टाइम तक। इसलिए मेरे ख्याल से अगर टॉप फीड में कन्वर्ट करे तो बेटर है, बट रिकमेंडेशन है कि दे सकते हैं। राइट। डॉक्टर एनके अरोरा, वुड यू लाइक टू ऐड टू दैट when we talk about giving vaccine to women, anything specific that we probably should be knowing about? Yeah, there are I would like to add 2 or 3 things. Yes. One is, पहली बात कि
गर्भवती महिलाओं में कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन अभी हमारे पास डेटा नहीं है कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जब बच्चा पेट में बढ़ रहा होता है, पल रहा होता है, उसको कोई डैमेज तो नहीं है। तो इसलिए ऑन दी अदर हैंड जो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन है, वहाँ पर लैब्स के अंदर वो टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं, उनके आंकड़े मिल गए हैं। तो इसलिए जहाँ जहाँ फाइजर और मॉडर्ना यूज़ हो रहा है, वहाँ पर गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन अभी हमने फिलहाल रोका है। अगले हफ्ते ये रिकमेंडेशन आ जाएगी कि बच्चे के पैदा होने के 6 हफ्ते बाद, यानी डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद, अगर कोई महिला स्तनपान भी कर रही है तो लैक्टेटिंग मदर अपने बच्चे को माँ वैक्सीन ले सकती है। तीसरी चीज़, क्योंकि बच्चों में जो कोरोना का संक्रमण है उसका प्रभाव बहुत कम होता है, हल्का होता है, एक हल्का वायरल इलनेस की तरह, बुखार हो गया, थोड़ी देर नाक बह गई, हल्की खांसी हुई, इससे ज़्यादातर बच्चों में नहीं होता। और बच्चे की माँ के अलावा कोई देखभाल करने वाला होता नहीं है, तो स्तनपान हम उनको कहते हैं कि उसकी अनुमति देते हैं कि वो स्तनपान कराते रहे, क्योंकि स्तनपान से और बाकी बहुत बचाव होता है। बच्चे की देखभाल माँ ही करती है और वो करना मुश्किल हो जाता है। बल्कि 4 साल 5 साल वाले भी जो बच्चे हैं वो भी अब उनकी माएँ उनकी देखभाल करती रहती हैं। तो जो हमारी आज की समझ है उसके हिसाब से बच्चा माँ की देखभाल में ही रहता है। स्तनपान वाली महिलाओं को अब टीका मिल सकेगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि माहवारी के दौरान भी टीका लगाया जा सकता है। माहवारी अगर है किसी महिला को, क्योंकि अब हम जवान महिलाओं को टीका लगवाने जा रहे हैं, तो अगर किसी महिला को माहवारी हो रही है तो उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है, वो जाकर अगर उनका नंबर आ गया है तो वो टीका लगवा सकते हैं। जी, डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, इस समय तो भारत में 2 वैक्सीन हैं जो उपलब्ध हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। क्या आपको लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में शायद और कोई अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन भी जुड़ जाए? अगर हम रशियन स्पुतनिक की बात करें तो उसके लेकर हम किन बातों को मद्देनजर रखें? स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो स्पुतनिक वैक्सीन में वो एडिनोवायरस के ऊपर वेक्टर की वैक्सीन है। जो हमारे यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन मिल रही है उसमें एडिनोवायरस जो इस्तेमाल किया है वो एक ही होता है दोनों डोज के अंदर, जो चिंपैंजी से मिलाया वाला होता है, से मिलाया हुआ है। लेकिन ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है इसमें एडिनोवायरस 26 और एडिनोवायरस 5 पहले डोज में 26 नंबर का देते हैं, दूसरे डोज में 5 नंबर का देते हैं। लेकिन इसमें फर्क यह है कि ये जो 2 डोज होते हैं उनमें 3 हफ्ते का अंतर है। 3 हफ्ते के अंदर ही, उस 3 हफ्ते होने के बाद में ही दूसरा डोज देना है, जो कि बाकी 2 वैक्सीन के हिसाब से अलग है। रहा सवाल स्पुतनिक वैक्सीन का, स्पुतनिक वैक्सीन भी काफी सेफ है। उसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी तकरीबन 91% ये बताई गई है। उसमें कोई बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं ऐसा किसी को पता नहीं है, लेकिन ये वेरिएंट के खिलाफ कितनी काम करती है इसका अभी तक कोई सबूत हमारे पास कोई स्टडीज में से आया हुआ नहीं है। उसके बाद में आप जो नए वैक्सीन की बात कर रहे थे, हाँ जी, हमारे यहाँ नए वैक्सीन में भी कुछ वैक्सीन आने का चांस बनते ही रहेगा, क्योंकि जाइडस कैडिला की जो डीएनए वैक्सीन है उसके भी रिजल्ट शायद जल्द ही आ जाएंगे, तो वो भी कंसिडरेशन में रहेगी। एक सीरम इंस्टीट्यूट की और एक नोवावैक्स के साथ में उनका कोलैबोरेशन है जिसको कोरोवैक्स करके वैक्सीन बोलते हैं। वो भी वैक्सीन, उसके कोरोवैक्स के बाहर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हालांकि यूएस एफडीए ने अभी तक अप्रूवल के लिए उनके पास गए नहीं है। वो भी वैक्सीन शायद जल्द ही आ सकती है। उनके बायो इक्विवेलेंस ट्रायल्स अभी चालू है और ब्रिजिंग स्टडी शायद जल्द ही शुरू हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास नेजल वैक्सीन जो भारत बायोटेक की है, वो नेजल वैक्सीन भी आने की हम उम्मीद रखना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो स्केल अप करने में आसानी हो जाएगी। और एक वैक्सीन है जो प्रेमास बायोटेक करके एक कंपनी बना रही है, जो ओरल वैक्सीन है, वो भी आ सकती है। इसके साथ में ही सरकार ने एक डिसीजन लिया है
कि और कोई वैक्सीन अगर दूसरे देश में उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिला होगा तो वो वैक्सीन्स को इंपोर्ट करके वो वैक्सीन हमारे यहाँ दे सकते हैं। जी। अब सारे दुनिया में वैक्सीन डोसेजेस की कमी रहने की वजह से हम आज ये नहीं बोल पाएंगे कि बचे हुए दूसरे वैक्सीन में से कौन से वैक्सीन हमारे यहाँ आएंगे, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन की जो 1 डोज वैक्सीन है जी। वो सिंगल डोज वैक्सीन ने भी हमारे यहाँ अप्लाई करने का सोचा है कि वो यहाँ बेच पाएंगे क्या देखेंगे, शायद वो भी रहेगी तो हमको थोड़ा सब लोगों को देने में आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल, हम जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उनको भी हम थैंक यू कहते हैं कि वो लगातार वैक्सीन की खोज में कार्य करते हैं। इस समय बेंगलुरु चलते हैं जहां से एसपी मुखर्जी हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ बोलिए जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते, मेरा नाम एसपी मुखर्जी है। मैं 76 ईयर्स एज का है। 19 मार्च को मैंने कोविशील्ड का फर्स्ट डोज लिया, तो उसका वेटिंग पीरियड अभी 6 to 8 वीक्स हो गया है। तो 6 वीक्स मेरा कंप्लीट हो रहा है, आज हो रहा है 6 वीक्स। मगर कोविशील्ड का अभी मिल नहीं रहा है, हमको स्लॉट भी नहीं मिल रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि अभी 18 साल 45 का प्लस ये सब का ओपन हो गया है। तो आप लोग क्या जो फर्स्ट डोज ले लिया है, जो सीनियर सिटीजन है 76 ईयर ओल्ड, उसको की प्रेफरेंस देंगे सेकेंड डोज मिलने के लिए? जी शुक्रिया मिस्टर मुखर्जी। डॉक्टर नवीद। देखिए, जो भारत सरकार के हिसाब से अभी भी जो वैक्सीन जहां आपको मिल रही है वहां पे मिलेगी। आप अपना जाइए, अपना दूसरी डोज लगवाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपको कहना है। क्योंकि फर्स्ट डोज लग गई है तो आपको 8 वीक्स 6 और 8 हफ्ते के बीच में लगवानी है। अगर बाय चांस उस दिन नहीं थी तो दोबारा अगर आप अपने सेंटर या किसी और जगह आसपास जाएंगे तो अपने लोकल एरिया में तो आपको मिल जाएगी वैक्सीन। और इसमें अगर आज नहीं मिली, कल नहीं मिली, परसों नहीं मिली तो 2 हफ्ते का टाइम है, जरूर आपको मिलेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करिए। और एक वैक्सीन भी, मैं तो दूसरी बात बोल रहा हूं कि एक शॉट भी सेफ है अभी, और 6 से 8 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आपको मिल जाएगा दूसरा शॉट। और अपने लोकल एरिया में लीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है जी। तो स्टे लोकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे आपका डॉक्टर हो, वो सब लोकल ही होना चाहिए। प्लीज स्टे लोकल और लोकली इलाज कराइए और लोकली वैक्सीन लीजिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिनों के बाद सभी वैक्सीन एक तरह की हैं। जो वैक्सीन मिले वो आप ले लीजिए, ये मत जाइए उसमें ये है वो है, तीसरी वैक्सीन है वो आ जाएगी तो मैं बोलूंगा। कुछ फर्क नहीं है, आप वैक्सीन लीजिए। अगर बाय चांस आपको दोबारा कोविड हो भी गया किसी को तो इतना सीवियर नहीं होगा। हमें उसकी बीमारी को कम करना है, एक तो चेन को रोकना है और दूसरा बीमारी को भी कम करना है। तो वैक्सीन ये ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी है, हमें इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेरी बहुत बड़ी विनती है जी। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जीवन की संजीवनी है और उससे जुड़ी कुछ मशीनें हैं जिनके बारे में जानकारी जरूरी है। एक तो ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, फिर आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर। डॉक्टर यातिन, पल्स ऑक्सीमीटर क्या आप रेकमेंड करेंगे हर घर परिवार ये मशीन अपने पास रखे? नहीं, जरूरी नहीं है, पर अगर किसी को सिम्टम वगैरह होते हैं आजकल तो हर लोकल केमिस्ट के पास वो मिल जाता है। अच्छा। और 1000-1000 रुपए का आपको मिलता है पल्स ऑक्सीमीटर। तो फिर घर में रखना ठीक है, मतलब अगर किसी को भी तकलीफ होती है तो ले लीजिए। ऐसे भी पल्स ऑक्सीमीटर में घर में रखने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि कैसे उसको करें, कौन सी उंगली में, कौन से हाथ पे लगाना होता है? वो नॉर्मली हाथ की उंगली में लगाते हैं और वो इंडेक्स फिंगर में नॉर्मली लगाते हैं। अच्छा। लेकिन आप मिडिल फिंगर में भी लगा सकते हैं। अच्छा। पर मेन चीज इसमें यह है, मैं अभी एक लड़की हमारे पास आई थी कोविड करके हमारे अस्पताल में, सारे नाखूनों में नेल पॉलिश लगाया हुआ था। अच्छा। और वो लगाया हुआ था पल्स ऑक्सीमीटर, उसमें रीडिंग नहीं आ रही थी। अच्छा। तो नेल पॉलिश जहां लगा हुआ है नाखून में, वो उसमें वो रीड नहीं करेगा। अच्छा। इसलिए नेल पॉलिश हटा के फिर आप तो एक तो नेल पॉलिश हटानी है, नाखून रख सकते हैं, नाखून भी हटाने हैं? नहीं, नाखून रख सकते हैं, नाखून रख सकते हैं। लेकिन मेन चीज यह है कि उसमें एक तरफ साइन बना होता है कि कौन सा पार्ट उसका बाहर रहेगा और कौन सा पार्ट अंदर रहेगा, वो देख के करना होता है। उसमें बना होता है, एक इमेज बना होता है, तो वैसे ही लगाना है, क्योंकि उंगली वैसे ही अंदर जानी चाहिए, कांटेक्ट ठीक रहना चाहिए। अच्छा। हाथ को हिलाना नहीं चाहिए और हाथ ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर आपके हाथ बिल्कुल ठंडे हैं अच्छा। तो वो नहीं करेगा रिकॉर्ड। अगर आपका मान लीजिए
सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर पे कुछ अच्छा चल रहा है, 95-96 चल रहा है, और सडनली अगर आपने दूसरी बार देखा और वो 85 हो गया, तो इसका मतलब कि आपका कांटेक्ट ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिसैचुरेशन कर रहे हैं और ऑक्सीजन इतना कम हो गया है, वो लोग घबरा जाते हैं उससे। वो कांटेक्ट अगर ठीक नहीं हुआ तो दूसरी उंगली पे लगा के देखें। ओके, बिल्कुल सही। भिलाई चलते हैं जहां से अंकुश हैं फोन लाइन पर। अंकुश जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। अंकुश जी, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और जल्दी से प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरे पापा और मेरी मम्मी का फर्स्ट डोज लग चुका है और अनफॉर्चुनेटली मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ। वो लोग भी मेरे साथ हैं, तो मेरे पापा का रिजल्ट अभी अवेटेड है। जी, तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप मेरे पापा को तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अभी मेरे पापा का रिजल्ट अवेटेड है, तो क्या मुझे उनका सेकंड डोज दे देना चाहिए, ले लेना चाहिए? जी शुक्रिया। डॉक्टर अरोरा। हाँ, तो आकांक्ष, ये आपका सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अभी बार बार बताया जा चुका है कि जब भी वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मैंने एक टीका लगाया या 2 टीके लगाए और उसके बाद भी आधा महीना 15 दिन निकल गए। हर एक व्यक्ति जिसको टीका लगा है उसको पूरा अपना ध्यान बना के रखना होता है। दूसरी चीज कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है, आपके पिताजी को एक वैक्सीन मिल चुका है, तो और उसके बाद वो आपसे एक्सपोज हो चुके हैं, तो उनको भी कोविड होने की संभावना है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि उनको अगर कोविड होता है तो उसकी गंभीरता कम रहेगी और उनको अस्पताल में दाखिल करने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, लेकिन उनको कोविड जरूर हो सकता है टीका लगने के बावजूद। तो डॉक्टर गंगा खेड़कर, अगर किसी को कोविड हो जाए, कोई कोविड पॉजिटिव हो, उस दौरान वो वैक्सीन ना ले? उस दौरान जब हम लेने की कोशिश अगर करेंगे तो कोविड इन्फेक्शन में भी क्या होता है, हमारी प्रतिकार शक्ति, कोविड अगर मेरा एक्टिव है अभी तो कोविड में वो कम हो जाती है। अच्छा। अगर उस टाइम पे मैंने अगर वैक्सीन ली तो मेरे शरीर में जितने एंटीबॉडीज का लेवल आना चाहिए उतना वो लेवल आएगा नहीं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पहले कोविड को खत्म होने दो और उसके बाद में वैक्सीन लेना है। यानी अगर किसी ने फर्स्ट डोज ली डॉक्टर गंगा खेड़कर, उसके बाद कोविड हो गया, तो वो जब ठीक हो जाए तो कितने समय बाद दूसरी डोज ले लें? कम से कम 6 हफ्ते के बाद। जी डॉक्टर नवीद, मैं आपसे पूछूंगा, ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर तो हमने जाना, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत बात होती है, ये किसे जरूरत है कंसंट्रेटर की? देखिए, मैं फिर विनती कर रहा हूं, सारी दुनिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के पीछे भाग रही है। मतलब अगर हम इलाज ढंग से करेंगे और अपने डॉक्टर के संबंध में रहेंगे और लोकल रहेंगे तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। ऑक्सीजन की जिसको जरूरत है उसको अस्पताल में जाना है। ऑक्सीजन की जिसको जरूरत है, बिकॉज अस्पताल में जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उसको अस्पताल में नहीं रहना है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको 5 लीटर ऑक्सीजन देता है, सिलेंडर आपको 10 से 15 तक दे देगा, बट फिर वो खत्म हो जाएगा। वो पैनिक वाली सिचुएशन है, ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है। मेरी तो रिक्वेस्ट ये है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे मत भागिए, अपना मास्क पहनिए, अपना बचाव कीजिए और अपने आप को बचाइए। मतलब मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, प्लीज स्टे लोकल, स्टे एट होम। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टे एट होम। अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें स्टे एट होम करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ब्रेक द चेन नहीं होगा, नंबर बढ़ जाएंगे, 4 लाख हो गए हैं, 5 लाख हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। हमारे पास इतने बेड्स नहीं हो पाएंगे, कभी भी बेड नहीं हो पाएंगे। और अभी हमारे पेशेंट अस्पतालों में नहीं जा पा रहे हैं, हम उनको क्वालिटी केयर नहीं दे पा रहे हैं। इतना पीपी पहन के जब काम करते हैं, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, क्वालिटी ऑफ केयर खराब होती है। तो बहुत अंदर से हेल्थ केयर वर्कर्स में दुख है, हेल्थ केयर वर्कर्स का बर्नआउट हो चुका है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना है और मरीजों को बचाना है तो हमें इन नंबर्स को घटाना पड़ेगा।
हमारा नंबर एक मतलब 10,000 आ गया था, आज 5 लाख होने वाला है, मतलब 4 लाख हो गया है। अगर हम ब्रेक द चेन नहीं करेंगे, फिर मैं जा रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट वालों को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, तहसीलदार को, पटवारी को, सरपंच को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि मैं अपने गांव में, मैं अपनी तहसील में, मैं अपने जिले में नहीं होने दूंगा। सेशन कोर्ट्स को, भाई सेशन कोर्ट्स को भी चाहिए कि वो अपनी मतलब थोड़ा फैसला करें, नहीं तो ये इस तरह ये काबू में नहीं आएगा। हमें इसको काबू में लाना है, अगर हराना है तो कठोर कदम जो बोला है सरकार ने 5% से नीचे इसको लाना पड़ेगा। हमें अपने बेड्स जब 60% से ऊपर हो जाएंगे, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस। भाई दिल्ली में आज हमने इतने दिनों से रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तब भी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हो रहा है। बॉम्बे में बड़ी मुश्किल से कम आया है। तो हमें समझना पड़ेगा, इतना ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, उसको 5% से कम लाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा। और इसमें हर किसी की जिम्मेवारी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी, आपकी, उसकी, ये हम सबकी। पहले तो मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं ही अपने चीजों को नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी और को क्या बोलूंगा। जी, राजस्थान चलते हैं जहां पर कृष्ण कुमार जी अपने सवाल के साथ तैयार हैं। हेलो कृष्ण जी। हाँ जी, सवाल पूछिए। सर जी नमस्कार। आदरणीय जी नमस्कार जी। जी सर, मैं कृष्ण कुमार डाबी बात कर रहा हूँ बाड़मेर राजस्थान से। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हमारा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो मरुस्थलीय इलाका है, हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है कि जनसंख्या का घनत्व बहुत दूर दूर तक गांव ढानियों में बिखरा हुआ है। तो टीवी न्यूज पे भी और डॉक्टर्स के द्वारा भी बताया गया है कि इसका जो संक्रमण है जो हवा में फैलता है। तो सर, जो ये संक्रमण हवा में फैलता है तो दूर दूर तक जो ढानियों में बिखरी हुई जनता है, और फिर इसके संक्रमण के फैलने का असर यहाँ पर कितना % तक हो सकता है? डॉक्टर गंगा खेड़कर। मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहले भी ये हवा में उड़ सकता था, वो एरोसॉल के माध्यम से। पहले भी हम यही बोला करते थे कि वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और एरोसॉल इन्फेक्शन भी है। लेकिन एरोसॉल का मायना ये नहीं होता है हवा में, जैसे हम बोल रहे हैं हवा में, यानी मैं जैसे कुछ हवा सूंघता हूँ तो सूंघा तो उसके साथ में जो भी सूंघता हूँ वैसा पूरा ये विषाणु मेरे शरीर में जाएगा, ये सोचना गलत है। हमको एक समझना है, हवा के माध्यम से जो विषाणु आता है उसके लिए मैं उस इंसान के इर्द गिर्द रहना है, 6 फीट का डिस्टेंस उसका मैंने पालना नहीं है। जो कोविड पॉजिटिव है तो ही मुझे वो बीमारी लगने का डर उतना ज्यादा होता है। हम अगर ऐसे समझे कि वो हवा में तैरते आ रहा है विषाणु, तो हम तो सारे लोगों को क्या करना है समझ में नहीं आएगा। घर में बैठूं तो भी वो विषाणु लगने का डर रहेगा, मैं अगर बाहर फिरने जाऊं तो भी बाजू का आदमी कौन है उसका डर रहेगा। इस किस्म का पैनिक हम में आने नहीं देना है। हमको जिस इंसान को ये बीमारी लगी है या जो इंसान को कोई लक्षण है इस बीमारी का, उसने बाकी इंसानों से दूर रहने की कोशिश करना है, खुद को आइसोलेट करना है। उस टाइम पे घर में के सब लोगों ने मास्क पहनना है। लेकिन ये जो हवा से तैरते आ रहा है, इसकी जो हवा चल रही है वो हवा भूल जाने की कोशिश करना है। सिर्फ जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जिनको लक्षण हैं, उन घरों में उन्होंने स्ट्रिक्टली पालन करना है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का और आइसोलेट होना है। जी, डॉक्टर एनके अरोरा, चलते चलते आप सबसे एक सवाल करूंगा। डॉक्टर अरोरा, अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? गांवों में जो व्यक्ति आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो कैसे मदद कर सकते हैं कोरोना की लड़ाई में? अगर हम पिछली बार का अनुभव देखें, पिछले पूरे साल का, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ के रहने वालों ने, वहाँ की पंचायत ने एक बहुत जिम्मेदारी का व्यवहार दिखाया और वहाँ पर कोरोना नहीं फैला था। और उसका मुख्य कारण था कि उन्होंने बहुत ध्यान रखा, बाहर से जो भी आ रहे थे उनको पंचायत घर या स्कूलों में थोड़ा सा क्वारंटाइन करके रखा, उनकी देखभाल करी, या जिन पे आने जाने वालों पे सब पे नज़र रखी गई है। तो इसी तरीके से और अब उस तरह की नज़र रखने, जैसे डॉक्टर नवीद बार बार कह रहे हैं कि हम सब की जिम्मेदारी है, तो ग्रामीण अंचलों में रहने वाले वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि 6 लाख गांव हैं, अगर वहाँ फैल जाता है तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
गांव का एक और फायदा रहता है कि लोग बिखरे हुए होते हैं, ज्यादा घनत्व, आबादी का बहुत घनत्व नहीं होता है। तो इन चीजों का फायदा उठाते हुए जो वहाँ के पंचायत है, पंचायत घर हैं, स्कूल हैं, उनका पूरा उपयोग करना चाहिए और आने जाने वालों पे और अच्छी तरीके से नजर रखी जाए, जिससे कि गांव, अपने गांव में मैं बीमारी को फैलने ना दूं। जी डॉक्टर यतिन, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ बहुत सीरियस पेशेंट ही हॉस्पिटल आएँ, तो जो अगर कोविड पॉजिटिव कोई हो जाए, होम क्वारंटाइन अगर वो कर रहे हैं तो उसमें वो किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रख सकते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो कहना मुश्किल है मरीज के लिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड दवाई हैं, जो विटामिन सी देते हैं, विटामिन डी देते हैं, जिंक देते हैं, और बुखार हुआ तो एस्पिरिन देते हैं, ये सेफली ले सकते हैं। बाकी एंटीवायरल ड्रग जो लेना है वो डॉक्टर के एडवाइस पे लेना चाहिए, और अननेसेसरी एंटीबायोटिक से जो लोड कर रहे हैं लोग, जो सर्कुलेट कर रही हैं सारे प्रिस्क्रिप्शंस व्हाट्सएप पे, वो अपने आप मत कीजिए। इसलिए ये सारी दवाइयाँ तो आराम से ले सकते हैं, पर बाकी एंटीवायरल एजेंट्स या एंटीबायोटिक आप किसी डॉक्टर को पूछ के ही लेना चाहिए। तो डॉक्टर नवीद, टेलीमेडिसिन कितना पॉपुलर हुआ है? अगर कोई व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे एम्स के डॉक्टर से, तो टेलीमेडिसिन का भी एक जरिया है? हाँ, टेलीमेडिसिन बिल्कुल एम्स में है और उसका एक जरिया है, लेकिन हमें टेलीमेडिसिन को सारे देश में कनेक्ट करना है। ये हमारी सबसे बड़ी मुहिम होनी चाहिए, ताकि जब तक ये पेशेंट्स का नंबर नहीं घटेगा तो टेलीमेडिसिन पे 90% लोगों का इलाज हो सकता है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं तभी बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट पे, आप समझिए कि डिस्ट्रिक्ट वाले जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, अपने लोकल एरिया में अपना टेलीमेडिसिन नहीं देंगे, लोगों को फोन पे नहीं ठीक करेंगे और लोकल फैसिलिटीज को नहीं यूज करेंगे, तब तक ये पैनिक रहेगा। इस पैनिक को करने का इलाज स्टे लोकल ही सब कुछ करना पड़ेगा। हम बाहर ये अस्पताल अच्छा, वो अस्पताल अच्छा, ये डॉक्टर अच्छा, वो डॉक्टर अच्छा, ये सब खत्म हो गया है। सब अस्पताल एक जैसे हैं, इलाज एक जैसा है, सभी डॉक्टर सुपर एक्सपर्ट्स हैं, सभी एक जैसे हैं। हमें ब्रेक द चेन में ये दिमाग से भी चेन को निकालना पड़ेगा। सभी जगह एक तरह की फैसिलिटीज हैं, घबराएं मत, लोकल ही अपने कांटेक्ट में रहें, ताकि लोकल ही जल्दी आपका इलाज हो जाए। दूर दूर जाएंगे, डिफरेंट अस्पतालों में जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अस्पताल फुल हैं। आप लोकल एरिया में आपका जल्दी इलाज हो जाएगा। जी, काफी कॉल्स लगातार आ रहे हैं। जयपुर चलते हैं, चंद्र कुमार जी हैं फोन लाइन पर। हेलो 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 जी, सवाल पूछिए। मैं चंद्र कुमार बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरी उम्र 65 साल है। मैंने कोवैक्सीन की सेकंड डोज 24 अप्रैल को ले ली थी। महिलाओं मैंने 24 अप्रैल को सेकंड डोज ले ली थी जी। और मेरे कल से नाक बंद है, जिसके कारण मेरे को आज सुबह से स्मेल की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्मेल नहीं आ रही। मेरे से कोविड तो नहीं हो गया जी। तो हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपना टेस्ट करवाइए। आपको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। इस समय टेस्ट कराएंगे तो अगर पॉजिटिव होगा तो वैसा इलाज करेंगे। अगर टेस्ट नेगेटिव है तो जब तक आप ठीक नहीं होता तब तक अपने आप को आइसोलेट करके रखिए। तो इस समय अपने आप को आपको अलग रखने की जरूरत है, ताकि किसी और को ना फैले, जब तक आपके टेस्ट की रिपोर्ट ना आ जाए और जब तक आप ठीक ना हो जाएं। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप अलग कमरे में रहिए, ताकि आप औरों को बचा सकें। कई बार टेस्ट 100% नहीं होता है। सिम्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिम्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा, लेकिन अभी आपको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट अलग कमरे में करना जरूरी है। जैसे सभी डॉक्टर साहब ने बताया, वैक्सीन लेने के बाद भी कई बार कोविड हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा सीवियर नहीं होगा, ज्यादा जोर से नहीं होगा। घबराना नहीं है बिल्कुल, सिर्फ अपना अलग कमरे में रहना है, पानी की मात्रा पूरी रखनी है और अपना टेस्ट करवाना है। यही 3 मेरे संदेश हैं आपसे। और लोकल डॉक्टर के संपर्क में रहना है। स्टे लोकल। थैंक यू जी। डॉक्टर यतिन, क्योंकि जब कोई अस्पताल आता है और खासतौर पर निजी अस्पताल, तो खर्चा भी होता है, तो क्या इंश्योरेंस में कोविड ट्रीटमेंट कवर्ड है? क्योंकि जब पहले इंश्योरेंस मिलती थी, हेल्थ इंश्योरेंस, तब तक ज्यादा शायद किसी ने पैंडेमिक सुना ना हो, तो क्या फाइनेंशियल इंश्योरेंस? मेरे ख्याल से वो गवर्नमेंट ने अभी बना दिया है रूल कि कोविड भी कवर्ड है उसमें। अच्छा, इसलिए ये चिंता ना करें। आपका इंश्योरेंस अगर है तो कोविड कवर्ड है और आप अस्पताल जा सकते हैं। आप अगर इंश्योरेंस नहीं है तो मेरी एडवाइस कि इस बुरे वक्त में इंश्योरेंस करवा लीजिए। सबके पास कोई ना कोई
इंश्योरेंस होना चाहिए। जी, डॉक्टर गंगा खेडकर, as someone who has seen a lot of pandemics, has done a lot of research on the virus behavior, what do you think lessons we can take from the second wave in India, and how can we have strategy where everyone contributes so that we can fight the pandemic well? सबसे बड़ी बात हमको एक याद रखना है, जिस ढंग से ये पैनिक बढ़ चुका है उसको हमने कम करना है। सबसे पहले हमको एक समझता है कि जब हम अगर बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं तो हमारी सोच जो होती है वो सोच भी या तो निगेटिव हो जाए या हम गलत ढंग के डिसीजन ले। सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो, खुद पे ये भरोसा रखो कि मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करूंगा, मैं 45 साल के आगे की उम्र का होऊंगा तो मैं वैक्सीन ले लूंगा और खुद को बचाऊंगा। अब जब आप खुद बचते हैं, क्योंकि आज हर एक की हेल्थ ये खुद की जिम्मेवारी है, आप अगर बचते हैं तो आप जो बचाव के लिए जो सोच रहे हैं वो आपके घर में के लोगों को बोलो। घर में के हर इंसान ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना सबसे जरूरी है। आपके दोस्त होंगे, वो दोस्तों से आप बात करिए, क्योंकि जब तक ये पूरा समाज सुरक्षित नहीं होगा तब तक आप भी तो सुरक्षित नहीं रहना है। तो आपको जो ज्ञान है, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारे लोगों को बोलिए। जो भी इंसान जिसको कोविड हुआ है उसका डर भी कम करने की खुद कोशिश करिए। आपको कोविड नहीं होगा अगर आप फोन पे उसके साथ बात करेंगे। हमको एक याद रखना है बार बार कि 85% लोगों को ये एडमिशन करने की भी जरूरत नहीं आती है, लेकिन ये जो पैनिक दिख रहा है, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया अब मैं भर्ती होने जाऊंगा, ये कम करने के लिए सरकार तो कोशिश करेगी, लेकिन उसके साथ में हर इंसान ने ये मेरी सरकार है, ये मेरा देश है, ये मैं हूँ, मेरा घर है और ये मेरा समाज है, ये समझ के अगर सबने काम करना शुरू किया तो सेकंड वेव आज भी हम कम करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके ऊपर भरोसा रखो, पैनिक पे मत जाओ, ज्यादा टीवी मत देखो कि जहां मौतें दिखती हैं वो जलती हुई चिताएं नजर आती है, या गलत किस्म की ऐसी न्यूज सुनते हैं कि जिससे डिप्रेशन आ जाए और हम ऐसे मोड़ पे जाएं जहां हमारी सोच सही ढंग से होना मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गंगा खेडकर, डॉक्टर नवीद और साथ ही डॉक्टर अरोरा स्काइप से जुड़ने के लिए। डॉक्टर यतिन, बहुत बहुत आभार आप सभी का। उम्मीद है कि हम मिलकर कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और चलते चलते कुंवर बेचैन साहब की ये पंक्तियाँ जिनसे हम उन्हें भी याद करते हैं और ये हमें हमारे मार्ग में रोशनी भी देती हैं। सीधे साधे रास्ते भी तो कहीं कहीं पर मुड़ते हैं, सीधे साधे रास्ते भी तो कहीं कहीं पर मुड़ते हैं, अगर हृदय में प्यार रहे टूट टूट कर जुड़ते हैं। तो हृदय में प्यार और करुणा का भाव रखिए, मिलकर हम कोरोना से जीतेंगे। धन्यवाद।